लॉस लेता है वो पार्टनर अनलिमिटेड प्रॉफिट भी तो ले सकता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी लेने वाले पार्टनर को लॉस ही ज्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। तो इस एलएलपी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? एट लीस्ट वन पार्टनर liability must be unlimited. Second, every year solvency certificate is important. Solvency certificate is important. कहते हैं कि ये जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एवरी ईयर कोर्ट से लेना होगा। एवरी ईयर मतलब आप समझिए रिन्यूअल के सेंस में, आपका फर्म के पास इतना एसेट्स है कि आप लायबिलिटी पे कर सकते हैं, नहीं है, इसके लिए एक कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है। तो ऐसे को हम लोग एलएलपी कहते हैं। इसमें मेंबर की बात करेंगे ना तो इसमें अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड मेंबर यहां होते हैं। पार्टनरशिप के जैसा नहीं। अगर कोई आपको कह दे कि पार्टनरशिप में मेंबर, तो लोग कहते हैं 50, लेकिन अगर एलएलपी हो तो तब तो अनलिमिटेड होगी। तब यहां पे मेंबर का अनलिमिटेड हो सकता है एलएलपी में। ये सारी बातें जो है ना, पार्टनरशिप का एक्ट 1932 है, ओल्ड वाला, ये बात सही है। लेकिन ये जो एलएलपी है ना, इसका एक्ट अलग है। एलएलपी का एक्ट जो है वो है आपका 2008, ये है आपका एलएलपी एक्ट। और ये जो एलएलपी है इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। जैसे पार्टनरशिप में कुछ भी हुआ, पार्टनरशिप बंद, लेकिन एलएलपी में जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है। लंबे समय तक आप इसको एलएलपी को जो है आप चला सकते हैं। ये है आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ध्यान से नोट भी करना है, आप जरा ध्यान से देखिए, कहीं भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान से सब लोग देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहां पे हमसे पूछेंगे। नहीं ना? क्या पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ये जो एलएलपी है, कैसे पता चलेगा कि कौन पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है या वो ये है, कैसे पता चलेगा? बता देते हैं। इन पार्टनरशिप फर्म में कहीं भी सफिक्स नेम नहीं रहता है, मतलब कोई नाम खास नहीं रहता है। लेकिन जो भी एलएलपी होगा ना, मतलब इस टाइप का पार्टनरशिप, उसके लास्ट में एलएलपी लिखा होगा। जैसे संतोष एलएलपी, ऐसे जरूर रहेगा। मतलब एलएलपी लिखना ऐसे पार्टनरशिप में जरूरी होता है, इसमें नहीं। तो जहां नहीं लिखा हुआ है वो ये सब हो सकता है, और जहां पे एलएलपी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो ये आपका एलएलपी है। तो ये आपको हमने बता दिया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो अब ये जो मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप भी आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी जो है वो अभी पार्टनरशिप फर्म जो है वो अभी बाकी है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो यहां पे हम इन सारी चीजों को ये हटा देते हैं। ये सब आपने लिख लिया होगा, तो हमने ये यहां पे हटा दिया। चलिए ये यहां पे हम, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। देखिए अब हमने फर्म ऐड कर दिया, हर चीज में हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। जरा देखिए, पहले था पार्टनर कौन होते हैं, फिर हमने उसमें पार्टनरशिप ऐड कर दिया, अब हम फर्म ऐड कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इंडिविजुअली तो पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इंडिविजुअली पार्टनर है। तो पार्टनरशिप फर्म मीन्स द नेम under which all partner collectively
collectively perform the several एक्टिविटी। मतलब जिस नाम के अंदर सारे पार्टनर कलेक्टिवली मतलब मिलजुल कर काम करेंगे तो उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। मतलब एक्स वाई जेड इज अ पार्टनर इंडिविजुअली कॉल्ड एज अ पार्टनर एंड व्हेन एक्स वाई जेड विल गेट टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है। तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर एंड एक्स वाई जेड कलेक्टिवली अगर नाम ले लें एक्स वाई जेड एक साथ तो वो हो गया फर्म। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हु इज पार्टनर, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। तो ये हमने बेसिक चीजें आपको बताई। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्योंकि फंडामेंटल ही पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव जो है हमारा अब क्या है? नेक्स्ट जो है ये हम आपको पढ़ाएंगे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन। तो मेरे ख्याल से अब इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अब ये समझ रहे होंगे कि टू और मोर पर्सन का मतलब कि ऐसा बिजनेस जहां पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 बात कर रहा हूं। आपको स्पेसिफाइड कर दे कि ओल्ड एक्ट के हिसाब से बताओ तो हम बताएंगे, नहीं तो डायरेक्ट 50 बता देंगे, बात ये हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान से समझेंगे, ऑल पर्सन ऑफ द सोसाइटी कैन बिकम अ पार्टनर। क्या आप भी पार्टनर हो जाएंगे? क्या हम भी पार्टनर हो जाएंगे? कोई भी आया पार्टनर हो जाएगा? नहीं। तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में सारे लोगों को पार्टनर नहीं बताया गया। मतलब हम सारे लोगों को पार्टनर नहीं कह सकते। कुछ डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब कुछ को लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाई कर दिया है, मतलब उनको आप पार्टनर नहीं कह सकते। जिसमें सबसे पहला तो माइनर ही है, ये तो हमने पहले बता दिया। माइनर जो है कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता है। दूसरा, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड बहुत हो सकता है, इडियट हो सकता है, मूर्ख, ल्यूनेटिक हो सकता है। तो किसी पागल आदमी को कोई पार्टनर बनाएगा क्या? नहीं ना। तो वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब उसको आप पार्टनर नहीं कह सकते हैं। और थर्ड जो है, जो लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड कर दिया जाए, जैसे एलाइन इनिमी वगैरह हो गया, एलाइन इनिमी वगैरह हो गया, इन सब को जो है हम लोग डिसक्वालिफाइड बाय लॉ करते हैं। इन सब के साथ आप नहीं बना सकते हैं। या फिर आप कन्विक्ट भी कह सकते हैं, कन्विक्ट भी कह सकते हैं। तो ये सारे डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, ये आप पार्टनर इनको नहीं बना सकते हैं। तो इन सब को छोड़कर जो नॉर्मल पर्सन है ना, उनको आप पार्टनरशिप में रखिए। तो ये टू और मोर पर्सन है, ठीक है। तो आप इसको, ये देख रहे हैं, इसको अच्छे से आप नोट कीजिए, ठीक है। नोट कीजिए सब लोग, अच्छे से ध्यान से एकदम समझना है। सेकंड देखिए, एग्रीमेंट। क्या है ये? एग्रीमेंट है ये। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट का मतलब होता है, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहते हैं इसको, और इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। एग्रीमेंट कहने का मतलब, क्योंकि ये जो पार्टनर है सारे अलग अलग जगह के हैं,
एक फैमिली के तो नहीं है, मतलब वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली वाला बिजनेस याद है ना, एक ही फैमिली के सारे मेंबर। क्या ज्वाइंट हिंदू फैमिली, क्या ये पार्टनरशिप होगा? नेवर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होता है, सारे मेंबर एक ही फैमिली के होते हैं और एंसेस्ट्रल्स के टाइम से वो चला रहा, उनको नहीं। तो एग्रीमेंट जो है वो आप रिटन भी बना सकते हैं, एग्रीमेंट जो है ये आप ओरल भी बना सकते हैं, मतलब लिखकर भी बना सकते हैं, बोलकर भी बना सकते हैं, इम्प्लाइड भी बना सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप एग्रीमेंट बताएंगे, किसी भी तरह से एग्रीमेंट जो है आप बना सकते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट बनाना वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब मर्जी पे, अगर आपको मन है तो आप एग्रीमेंट बनाइए, अगर आपको मन नहीं है तो आप एग्रीमेंट नहीं भी बना सकते हैं। दैट इज द पार्टनरशिप डीड। इसके कंटेंट आपको याद होंगे, याद है ना सब लोगों को? नेम ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, बहुत सारी चीजें, वो सारे इसके कंटेंट होते थे जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। तो ये है आपका एग्रीमेंट, वॉलेंट्री है, मर्जी है तो आप बनाइए, मर्जी ना हो तो आप नहीं भी बना सकते हैं। ये आपके फीचर्स हैं, ध्यान से सब लोग नोट कीजिए। अब हम इसको जो है यहां से हटाएंगे, क्योंकि अब ये थर्ड फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड में ये क्या है, ठीक है, अच्छे से लिखिए। ओके, ये आते हैं अब हम लोग थर्ड में, ये सेकंड हो चुका है, ये थर्ड में अब हम लोग आते हैं। थर्ड जो है ये आ गया हमारा थर्ड। थर्ड में है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड लायबिलिटी अब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को बता दिया हमने कि अगर कोई फर्म को ह्यूज लॉस होता है तो सबसे पहले पे जो है फर्म के एसेट से किया जाएगा। अगर शॉर्टफॉल हुआ तो कहां से पे करेंगे? पार्टनर पर्सनल एसेट से करेंगे, और वो भी कितना कितना ला कर देंगे? जितना उनका कैपिटल इन्वेस्ट होगा उस कंट्रीब्यूशन में ला कर देंगे। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस? इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एग्जिस्टेंस? कोई भी नहीं बताता। ये एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कहने का मतलब है बिजनेस की एग्जिस्टेंस कैसे होगी। एक बात बताइए, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अगर हो तो क्या वो पार्टनरशिप हो सकता है? नहीं। जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव वाला होना चाहिए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या वो पार्टनरशिप हो सकता है? कोई रिलीजियस टाइप का कोई बिजनेस हो, अगर रिलीजियस टाइप का अगर हो, क्या वो पार्टनरशिप हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी हमने बताया ज्वाइंट हिंदू फैमिली, क्या वो पार्टनरशिप हो सकता है? नहीं। क्यों हो सकता है? याद कीजिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जितने मेंबर होते थे उनको को-पार्टनर कहा जाता था। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो वहां पे मेंबर कहा जाता है, और पार्टनरशिप बिजनेस हो तो वहां क्या कहा जाता है? पार्टनर कहा जाता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है ये परपेचुअल नहीं होता है। परपेचुअल मतलब समझते हैं? मतलब पार्टनरशिप बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? किसी का डेथ हो गया, पार्टनरशिप बंद। किसी पार्टनर का अनसाउंड माइंड हो गया, पार्टनरशिप बंद। एग्रीमेंट 5 इयर्स का बनाए थे, एग्रीमेंट पूरा हो गया, पार्टनरशिप बंद। तो ये जो चैरिटेबल बिजनेस है, रिलीजियस टाइप का बिजनेस है, कोऑपरेटिव बिजनेस है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये सारे जो है आपके पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाते हैं। इनको आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जो पार्टनर है
वो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या ये जरूरी है कि प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो एक ही हो? सोचिए, नहीं। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पार्टनर इन प्रॉफिट होता, तो ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होगा और लॉस शेयरिंग रेशियो अलग होगा। जैसे x, y और ये z है, और z जो है ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है ये सिर्फ। तब सोचिए क्या होगा, ये सिर्फ प्रॉफिट में है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और होगा, जैसे 3:2:1 हो सकता है। लेकिन लॉस का शेयरिंग तो कुछ और होगा। क्यों कुछ और होगा? क्योंकि ये तो प्रॉफिट वाला था, ये तो लॉस लेगा नहीं, तो लॉस तो x और y लेगा, तो हो सकता है x और y का लॉस शेयरिंग रेशियो 1:1 भी हो। तो आप ये कभी भी दिमाग में सेट मत कीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वुड ऑलवेज बी द सेम। देयर माइट बी चांसेस one partner is partner in profit only, then he will take only profit, not the loss, and other partner will have to take profit or loss both. तो that is profit and loss किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको दिया रहता है। बात समझ गए सब लोग ना? अच्छे से ध्यान से समझना है, एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया, म्यूचुअल एजेंसी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप जो ये बिजनेस है ना, ये बिल्कुल मिलजुल कर चलाने वाला बिजनेस है, एकदम एक दूसरे के साथ मिलकर चलाने वाला है। तो एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और वही पार्टनर जो है आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है। कहते हैं कि पार्टनरशिप इज द एजेंट कम प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट हु परफॉर्म और हु एक्ट फॉर अदर पार्टनर एंड प्रिंसिपल मींस हु इज रिस्पांसिबल टू एक्ट फॉर द अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है सेम टाइम में, और उस टाइम में वो पार्टनर भी हो सकता है। तो इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी है, कॉपरेट कर मिलजुल कर एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो चला सकते हैं, और इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को ना? किसी को कोई कंफ्यूजन भी है? एकदम ध्यान से समझिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से समझिए। तो ये आपका थ्योरी कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। ये हमने जस्ट एक थ्योरी बताया है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे नहीं गए हैं। तो ये थ्योरी है, आप इसको अच्छे से बुक से रीड कीजिएगा, हर एक कंसेप्ट पढ़िए। अगर कुछ हमसे यहाँ पे कुछ छूट गया है तो आप ये दोबारा से ये हमसे पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ये फीचर्स पढ़ेंगे, आगे की टॉपिक हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप फीचर्स तक जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।